ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से सारे लोग कनेक्ट हो जाइए भाई। तो हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने बात की थी लास्ट लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट के बीच में डिफरेंस पढ़ रहे थे हम। तो व्हाट वी वर स्टडिंग मास वर्सेस वेट। तो वही इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो क्या होता है मास? मास होता है इट इज द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ ए बॉडी। तो किसी भी बॉडी का इंटरनल कंपोजिशन जो होता है वो मास होता है। इंटरनल कंपोजिशन मास होता है भाई। और अगर हम वेट की बात करें तो वेट क्या होता है? इट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी experienced by an object या by an body, कुछ भी बोल सकते हैं हम। it is a force of gravity experienced by a body। तो देखिए भाई, दोनों में फर्क है। मास और वेट बिल्कुल अलग चीजें हैं, ठीक है। मास क्या होता है? इंटरनल कंपोजिशन होता है। बट वेट क्या है? वेट एक फोर्स है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो अलग अलग चीजें हैं ये, एक ही नहीं है। हालांकि हम अपनी डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, मास और वेट में कोई फर्क नहीं करते हैं। जब भी कोई भी कुछ भी वेट बोल देता है किसी को, बिना सोचे समझे हम मास को वेट या वेट को मास बोल देते हैं, ठीक है। बट दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब आप ध्यान रखेंगे इस बात का। तो वही बात करते हैं। देखिए, अगर ऐसे यूनिट की बात करें, ऐसे यूनिट ऑफ मास, तो मास की ऐसा यूनिट जो होती है वो बताइए। हमने पीछे ही पढ़ा था, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की ऐसा यूनिट पढ़ी थी। तो उसमें हमने पढ़ा था कि मास की ऐसा यूनिट केजी होती है। तो आप लोग मुझे बताइए वेट की ऐसा यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट ऑफ वेट। देखिए, आपको पता होना चाहिए जैसे कि फोर्स है, वेट क्या है? एक फोर्स है। और फोर्स की ऐसा यूनिट क्लास 10th में आपने बहुत पढ़ा होगा फोर्स के बारे में। फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। न्यूटन जिसे कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, वेट फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या हो गया? यानी कि वेट का फॉर्मूला हो गया, वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जिसे जी बोलते हैं, स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड मास इज स्मॉल एम। तो ये वेट का फॉर्मूला होता है भाई। तो होप आपको समझ में आ गया होगा ये। तो भैया, जब भी अपने घर पे कई लोगों को सुना होगा कि इसका वेट इतना है, इसका वेट इतना है, बट वो वेट को किस में बताते हैं? वो केजी में बताते हैं वेट को। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता है। वेट को हम केजी में मेज़र नहीं करते हैं, वेट को हम न्यूटन में ही मेज़र करते हैं। इसका मतलब वो क्या होता है? वो मास होता है, ठीक है। तो अपन जो हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, इसका वेट इतना है, इसका वेट इतना होता है, इतने केजी है, असल में वो वेट नहीं है, वो मास है। चलिए, बट ये दोनों कंसेप्ट, मतलब वेट और मास, हम कैसे बोल देते हैं? असल में एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। हम मास को वेट की हेल्प से ही निकालते हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर ये जो दोनों चीज़ें हैं, मास और वेट, इंटरचेंजेबली हम यूज़ कर लेते हैं ज़्यादातर। तो कैसे निकालते हैं हम वेट को? देखो, वेट एक फोर्स है। तो होता क्या है? तो मान लीजिए इनिशियली मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम मास को मेज़र करते हैं। देखिए, मास के लिए अगर हमें वेट पता लग जाए और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आपको पता ही है अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी की वैल्यू कितनी होती है? जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है
एट अर्थ, ठीक है, एट ग्राउंड लेवल जो भी बोल सकते हैं, एट ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल पे जी की वैल्यू 9.8 होती है, एल्टीट्यूड में ऊपर जाने पे या डेप्थ में जाने पे जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। अर्थ पे भी जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। इक्वेटर पे, पोल पे अलग अलग वैल्यू होती है जी की, ठीक है। अल्टीट्यूड में भी अगर ऊपर जाएंगे सी लेवल से, सी लेवल आपको पता होगा, ठीक है, सी लेवल से या ग्राउंड लेवल से अगर ऊपर जाएंगे तब भी जी की वैल्यू चेंज होती है, अगर नीचे जाएंगे डेप्थ में जाएंगे तब भी चेंज होगी। तो जी भी फिक्स नहीं है, बट अभी के लिए हम मान लेते हैं ग्राउंड लेवल पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो होता क्या है कि हम मास का पता कैसे लगाते हैं, हाउ हाउ टू डिटरमाइन मास। तो मास का पता लगाते हैं भाई हम वेट का यूज़ करके। तो होता क्या है कि हम एक स्प्रिंग लेते हैं, अभी ये स्प्रिंग पे कोई भी चीज़ अटैच नहीं है, तो अभी मान लीजिए इसकी लेंथ जो है वो एल है, ठीक है, ये स्प्रिंग की लेंथ एल है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, कोई मास एम का ऑब्जेक्ट इस पे अटैच कर देंगे। ऑब्जेक्ट अटैच होने की वजह से क्या होगा, स्प्रिंग में क्या होगा, स्ट्रेचिंग होगी, तो ये क्या हो जाएगा, एलोंगेशन हो जाएगा। तो मान लीजिए अब इसकी लेंथ कितनी हो गई, अब इसकी लेंथ कुछ एल प्लस एक्स होगी, यानी कि एक्स लेंथ से ये क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, अभी जो मास एम का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, अब जो हैंग हुआ है, इस पे दो दो फोर्सेस लग रही हैं। एक तो डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटी की फोर्स, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, इसे मैं एफ जी बोल देता हूँ। और ऊपर को कौन सा फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग की वजह से फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग में टेंशन आ गया है बिकॉज हमने उस मास को, उस ऑब्जेक्ट को उस पर हैंग किया है, तो इसीलिए। तो ये हो गया फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। तो बहुत ही बढ़िया, हम इसे एफ एस लिख सकते हैं। अब देखिए एक टाइम तक तो वो नीचे जाता है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में वहां पे जाके क्या वो खींचा ही चला जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। एक एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो जाके वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो रुक जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस पॉइंट पे जो ऊपर अपवर्ड फोर्स लग रहा है और जो डाउनवर्ड फोर्स लगता है वो बैलेंस हो गया है, यानी कि अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड डाउनवर्ड फोर्स बराबर हो गया है। तो एफ एस जो होता है वो एफ जी के बराबर हो जाता है। तो फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, स्प्रिंग की वजह से फोर्स कैलकुलेट करना आसान है। इसका फार्मूला होता है, इट्स फार्मूला विल बी के इंटू एक्स। और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ये वेट ही है, दिस इज वेट ओनली। और वेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये इधर के क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये हमें पता होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट ये हमें पता होता है, हर एक स्प्रिंग का अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, तो ये हमें पता है। इलोंगेशन कितना हुआ उसके अंदर वो भी हम, वो तो फिजिकली आसानी से मेजर कर सकते हैं कि कितना इलोंगेशन हो गया है, तो ये भी निकाला जा सकता है। जी की वैल्यू हमें पता है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एम को भी क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग जो होते हैं इंटरचेंजेबली मास और वेट को यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज वेट से ही हमें मास का पता लगता है, पहले वेट को मेज़र किया जाता है और फिर हमें मास की वैल्यू पता लगती है। तो बेसिकली है कुछ नहीं है, अगर आपको वेट पता है तो वेट को अगर जी की वैल्यू से 9.8 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या पता लग जाएगा, हमें मास पता लग जाएगा। तो जितनी भी कंप्यूटराइज्ड मशीन्स होती हैं, ठीक है, जितनी भी वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस होती हैं, तो उसमें ऑटोमेटिकली जो भी वेट होता है, ठीक है, उसे वो किससे डिवाइड कर देता है, 9.8 से डिवाइड कर देता है, और हमें स्क्रीन पे या डिस्प्ले पे वो क्या दिखाता है, मास की वैल्यू दिखाता है केजी में। केवल मास को ही केजी में मेजर किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वही उसकी ऐसा यूनिट है। वेट को न्यूटन में मेजर करते हैं। तो ठीक है भाई, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं, अब और पॉइंट लिख लेते हैं। सेकंड पॉइंट, मास में, मास कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, मास हमेशा ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। आप उस ऑब्जेक्ट को यूनिवर्स के किसी भी कोने पे ले जाओ, उसका मास हमेशा क्या रहेगा,
कांस्टेंट रहेगा। तो मास डू नॉट, मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। मास हमेशा कांस्टेंट रहता है भाई। अगर वेट की बात करें, वेट की बात करें तो हमें पता है वेट के फॉर्मूले में क्या होता है, W का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू एम इंटू जी। तो एम इंटू जी में मास तो कांस्टेंट है, बट जी की वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, मैंने आपको पहले भी बताया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू तो अर्थ पे ही सेम नहीं होती है, इक्वेटर पे और पोल पे इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, और किसी दूसरे प्लेनेट पे चले जाएंगे तो इसकी वैल्यू अलग हो जाएगी। ठीक है, तो हैव डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट प्लेसेस। तो अलग अलग जगह पे जी की वैल्यू अलग अलग होती है, जिसकी वजह से जो वेट की वैल्यू होगी, यानी कि वेट की जो वैल्यू होगी वो भी अलग अलग आएगी। तो बहुत ही बढ़िया, आपको ये सब समझ में आ गया होगा आई होप। तो हम क्या लिखेंगे, इसका मतलब, सॉरी ये सेकंड पॉइंट था, वेट वेट में ये सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट नहीं है, सेकंड पॉइंट। तो हम ये लिख सकते हैं, वेट वेट डू नॉट रिमेन, डू नॉट रिमेन, रिमेन्स कांस्टेंट। तो वेट की वैल्यू चेंज हो सकती है भाई, ठीक है, वेट की वैल्यू चेंज होती रहती है, बट मास कभी भी चेंज नहीं होता है। तो बहुत ही बढ़िया, तो ये हमने पढ़ लिया वेट और मास के बारे में। अब अगला टॉपिक है हमारा जो, और नेक्स्ट टॉपिक इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के बारे में पढ़ते हैं, ये सब बेसिक कंसेप्ट हैं, ये हमें पढ़ने हैं, बहुत जल्द हम प्योर केमिस्ट्री पे आने वाले हैं, बट इन चीज़ों की हमें पूरी केमिस्ट्री में हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए हम इन्हें पढ़ रहे हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम को कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है, अगर कोई क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है, बंद ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि जितना वो स्पेस में, ठीक है, जितना वो स्पेस ऑक्युपाई करता है 3D में, उसी वही उसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, इफ इट इज एन सॉरी, इफ इट इज एन क्लोज्ड ऑब्जेक्ट। अगर कोई ओपन ऑब्जेक्ट है तो उसके वॉल्यूम को कैसे डिफाइन करते हैं, ओपन ऑब्जेक्ट के लिए हम बोलते हैं कि जितनी चीज उसके अंदर आ सकती है, यानी कि जितनी उसकी कैपेसिटी है वही वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, इट इज द कैपेसिटी, इट इज द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी चीज आ सकती है, इसे वॉल्यूम बोला जाता है, या क्या बोल सकते हैं, द स्पेस ऑक्युपाइड, स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय एन ऑब्जेक्ट इन 3D, 3 डायमेंशंस में कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है उसे ही वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है भाई, ये बात आपको समझ में आ गई, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम। अब आगे बात करते हैं, अब वॉल्यूम की एसआई यूनिट की बात करते हैं भाई, एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो आप लोग बताइए, मैंने आपको पढ़ा रखा है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की एसआई यूनिट तो हमें पता है, और बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी एसआई यूनिट उन्हीं से डिराइव होती है। ठीक है जी, तो एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होगी, एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होगी, आपको बताना है, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए भाई। बट मैं भी बता देता हूँ, जब भी कभी भी आपने अपनी ज़िंदगी में कभी भी वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो वॉल्यूम के फॉर्मूले में हमेशा क्या होता है, वॉल्यूम के फॉर्मूले में हमेशा लेंथ की 3 बार मल्टीप्लाई होती है। वो वॉल्यूम किसी भी चीज़ का वॉल्यूम हो, स्पेयर का, क्यूब का, क्यूबॉइड का, सिलेंडर का, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम हो, उसमें लेंथ की हमेशा 3 बार मल्टीप्लाई जरूर हुई होगी। ठीक है, अगर आपको इसमें डाउट है तो आप कोई भी फॉर्मूला चेक करके देख सकते हो। अगर स्पेयर की, ठीक है, बात करें तो उसमें रेडियस की 3 बार मल्टीप्लाई होती है, अगर सिलेंडर की बात करें तो रेडियस की 2 बार प्लस हाइट, हाइट के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो हमेशा लेंथ क्या होती है, 3 बार मल्टीप्लाई होती है वॉल्यूम के फॉर्मूले में। तो भाई लेंथ की एसआई यूनिट हमें पता है, लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, लेंथ की एसआई यूनिट मीटर होती है। तो वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, वॉल्यूम की एसआई यूनिट मीटर क्यूब हो जाएगी। तो ये हमने डिराइव कर ली, ठीक है, लेंथ से हमने वॉल्यूम की एसआई यूनिट डिराइव कर ली। और ऐसे ही करना होता है जिनकी एसआई यूनिट हमें नहीं पता है, या हमने मान नहीं रखा है कुछ,
7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अलावा अगर किसी की भी ऐसा यूनिट निकालनी है तो हमें इसी वे में उन्हें डिराइव करके ही निकालना होगा। ओके, अब ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम की एक ही यूनिट होती है मीटर क्यूब, ये तो एसआई यूनिट है, ठीक है। एसआई यूनिट केवल एक ही होती है, और भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, तो उनके उनके बारे में बात कर लेते हैं। अनदर यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, अनदर यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, तो बहुत सारी हैं। मीटर क्यूब, कैन बी सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, लीटर, एमएल, ठीक है। यहाँ एक और होती है गैलन, गैलन, ये सब क्या होती हैं, वॉल्यूम की यूनिट्स ही होती हैं। अब क्या है भाई, मतलब और भी बहुत सारी होती हैं, बट यही ऑफन मोर ऑफन हम यूज़ करते हैं, तो हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। अब इनमें रिलेशन भी होता है, ऐसा नहीं है कि हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमें वॉल्यूम किसी एक यूनिट में दे रखा हो और हमसे पूछा हो कि दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करिए इसे, तो हम इसे कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, केवल आपको एक कन्वर्जन याद रखना होगा, एक कन्वर्जन याद रखना होगा, और उससे हम बाकी सभी यूनिट्स को आपस में, ठीक है, इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो कन्वर्जन क्या है, आप खुद से इमेजिन करिए और इसे याद भी रख सकते हैं कि, तो ये आपको याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। ये चीज़ आपको क्या कर लेना है, इसे रट्टा मार लेना है, RML, इसे रट लेंगे हम। ओके, तो देखिए अब इसे याद कैसे रखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 1 मीटर क्यूब का स्पेस कैसे जनरेट होगा, 1 मीटर कितना लंबा होता है, लगभग हमारी जो फुल आर्म है, शोल्डर तक अगर हम देखें लेंथ को, तो इतना 1 मीटर होता है, ठीक है। शोल्डर नहीं तो नेक तक ले लो, अगर छोटे बच्चे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी के हाथ बाजू लंबा होता है, बट जनरल बात कर रहा हूँ, लगभग कितना लंबा होता है, 1 मीटर। तो अगर एक इमेजिनरी बॉक्स मान ले हम, जिसका लेंथ भी 1 मीटर है, ब्रेथ भी 1 मीटर है, ठीक है, और उसकी हाइट भी 1 मीटर है, तो उस बॉक्स में लगभग 1000 लीटर वाटर आ जाएगा। तो ऐसे करके आप इसे याद रख सकते हो, ठीक है। 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है, तो बहुत ही बढ़िया। अब इसी से क्या कर सकते हैं हम, इससे और भी यूनिट, और भी रिलेशन हम निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसी को ही 1 मीटर क्यूब को अगर हमें और रिलेशंस निकालने हैं, जैसे सेंटीमीटर क्यूब और लीटर का रिलेशन निकालना है, तो इसी से निकल सकता है। 1 मीटर क्यूब को हम 1 मीटर इंटू 1 मीटर लिख सकते हैं, एंड विच विल बी इक्वल टू 10⁻³ लीटर। तो क्या करेंगे, 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर, ये हमें पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मान लें कि 1 मीटर जो है वो x सेंटीमीटर के बराबर है। तो उसके बाद में जो भी मल्टीपल्स होते हैं, मल्टीपल प्रीफिक्स, यहाँ पे क्या है, सेंटी है, और सेंटी की जो भी वैल्यू होती है दैट इज़ 10⁻², उसे रख देंगे यहाँ पे। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, x विल बी 100। तो हमें यहाँ से ये पता लगा, यहाँ से ये पता लग गया कि जो 1 मीटर है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर विच विल बी इक्वल टू 10⁻³ लीटर। तो यहाँ से आ जाएगा 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। तो इसे कैंसिल कर देंगे भाई, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ या 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ऐसे और भी हम रिलेशंस इसी को यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे टाइम ख़राब ना करके मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता देता हूँ, आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो वेरीफाई क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर भी होता है, और 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। यही दो रिजल्ट थे, इन्हें आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे करके देख सकते हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क है।
ओके, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की जनरल फार्मूला पे। ठीक है, जनरल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम। तो आपने जहाँ भी वॉल्यूम बहुत सारा क्लास 10th में पढ़ा होगा, ठीक है, वो स्फीयर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम, क्यूब का, क्यूबॉइड का, बहुत सारे वॉल्यूम हमने पढ़े होंगे। बट वो सारे फॉर्मूले जो होते हैं वो किस फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक वॉल्यूम का जनरल फार्मूला होता है। तो जनरल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम, तो व्हाट इज दैट, वो भी मैं बताता हूँ। वॉल्यूम का जनरल फार्मूला जो होता है वो ये होता है कि वॉल्यूम हमेशा किसके बराबर होता है, वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। तो ये बेसिक फार्मूला है जिससे बाकी सारे फार्मूले डिराइव होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक क्यूबॉइड की बात करते हैं। फॉर ए क्यूबॉइड, अगर क्यूबॉइड की बात करते हैं तो मैं ड्रॉ भी कर लेता हूँ यहाँ पे भाई, थोड़ा गंदा सा लग रहा है, ठीक है, क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड है, सॉरी। ओके, थोड़ा सही कर लेते हैं। चलिए, तो ये हमने बना दिया भाई क्यूबॉइड, टूटा फूटा क्यूबॉइड। और उसके बाद में यहाँ पे मान लेते हैं हम इसकी लेंथ L है, सो दिस इज द ब्रेथ B एंड दिस इज द हाइट H। तो देखिए इसका बेस जो होगा, इसका बेस एक रेक्टेंगल होगा जिसे मैं ये कलर से फिल करके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये क्रॉस लाइंस ये बता रही हैं, ये बेस को बता रही हैं। तो इसका बेस क्या है, एक बेस एक रेक्टेंगल है। और एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का जो एरिया होगा, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो L इंटू बी हो गया। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से फॉर्मूला क्या आ जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। और यही हम पढ़ते थे, क्यूबॉइड का फॉर्मूला डायरेक्ट हम यही तो याद करते थे। तो भाई ऐसे डिराइव होता है। और बता देता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल सिलेंडर की अगर बात करें, और इस सिलेंडर, तो सिलेंडर के लिए क्या होता है, तो मान लीजिए एक सिलेंडर ले लिया हमने, ये एक सिलेंडर है और इसका जो बेस होता है, मान लीजिए इसका रेडियस जो है, ठीक है, बेस सर्कुलर होता है सिलेंडर का और उसका रेडियस R है और सिलेंडर की हाइट H है। तो इसका बेस क्या है, सर्कुलर है, सो दिस इज द बेस। तो यहाँ पे बेस क्या है, एक सर्कल है या सर्कुलर बेस है। और सर्कल का एरिया कितना होता है आपको पता होगा, अगर रेडियस R है तो पाई R स्क्वायर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा भाई, बताइए आप सभी लोग। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला आ जाएगा, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट करना है हमें, तो एरिया ऑफ द बेस पाई R स्क्वायर हो गया और हाइट हो गई H, तो वॉल्यूम फॉर्मूला आ गया पाई R स्क्वायर H। और यही हम याद किया करते थे, ठीक है, इसे हम रट लेते थे। अस, असल में ये वॉल्यूम का फॉर्मूला उसी एक जनरल फॉर्मूले से डिराइव होता है। चलिए बहुत ही बढ़िया, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी को स्मॉल d से रिप्रेजेंट किया जाता है या रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये ग्रीक लेटर है रो। तो सबसे पहले बात करते हैं डेंसिटी के फॉर्मूले की। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास और वॉल्यूम का रेशियो। तो डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ या स्पेस ऑक्युपाइड दैट सब्सटेंस। तो मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है डेंसिटी का फॉर्मूला। अब क्या होगा भाई, अब यहाँ से हम SI यूनिट निकालेंगे इसकी डेंसिटी के फॉर्मूले से। SI यूनिट
जैसे हमने वॉल्यूम की एसआई यूनिट डिराइव की थी, ऐसे ही हम डेंसिटी की एसआई यूनिट भी डिराइव करेंगे। तो एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी बताइए आप लोग जल्दी से, मैं ही बताता हूँ। मास की एसआई यूनिट हमें पता है केजी होता है, और वॉल्यूम की एसआई यूनिट अभी हमने निकाली थी मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की एसआई यूनिट आ जाएगी केजी पर मीटर क्यूब। यहाँ इसे हम क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर की पावर -3, या 3 इनवर्स, यहाँ इसे क्यूबिक इनवर्स बोलते हैं, केजी मीटर क्यूबिक इनवर्स। तो कुछ भी बोलें, और ऐसे इन दो तरीके से इसे लिखा जा सकता है। ओके, तो ये तो डेंसिटी की क्या थी, ये डेंसिटी की एसआई यूनिट थी। अब और भी यूनिट्स हो सकती हैं, बहुत सारी यूनिट्स हो सकती हैं, ठीक है, बट एसआई यूनिट केवल एक ही होती है। तो अनदर यूनिट्स ऑफ डेंसिटी, तो वो क्या हो सकती है, वो हो सकती है केजी पर मीटर क्यूब। तो हो गया मास की बहुत सारी यूनिट्स हो सकती हैं, और वॉल्यूम की भी बहुत सारी हो सकती हैं। तो केजी पर सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, ठीक है, केजी पर एमएल हो सकता है, या ग्राम पर एमएल हो सकता है, ग्राम पर लीटर हो सकता है, एंड एक्सेट्रा ब्ला ब्ला, बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, आप वॉल्यूम की भी यूनिट अलग अलग रख सकते हो, मास की भी अलग अलग रख सकते हो। तो हर बार हमें एक डेंसिटी की नई यूनिट मिल जाएगी, ठीक है। अब हमें निकालना है रिलेशन डेंसिटी की यूनिट्स। अगर डेंसिटी की यूनिट एक यूनिट से अगर हमें दूसरी यूनिट में जाना हो तो हम वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट कन्वर्जन ऑफ डेंसिटी, यूनिट कन्वर्जन ऑफ डेंसिटी, तो ये भी बहुत आसान है, नॉट अ बिग डील। जैसे मान लीजिए अगर मैं ही आपसे पूछूं कि 1 kg पर मीटर क्यूब, 1 kg पर मीटर क्यूब कितने, हाउ मैनी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, कितने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो आप इसे कैसे करेंगे देखिए, उसके लिए मैं बताता हूँ आपको। हम कोई भी साइड को सेलेक्ट कर लेंगे, से हमने एलएचएस को ले लिया, एलएचएस को ले लिया। तो 1 kg पर मीटर क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 kg अपॉन 1 मीटर क्यूब। तो देखिए दूसरी तरफ जिस यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है, ऊपर ग्राम है और नीचे सेंटीमीटर क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, इस 1 kg पर मीटर क्यूब में ऊपर वाले केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, और नीचे मीटर क्यूब को नीचे ही सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम, 1 kg, किलो, किलो के लिए क्या होता है, किलो के लिए वैल्यू होती है 10⁻³ हमने पढ़े हैं मल्टीपल प्रीफिक्स। तो यहाँ आ जाएगा 1000 ग्राम। और नीचे 1 मीटर क्यूब कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो हम इसे 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर ऐसे ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। और 1 मीटर अभी पीछे ही बताया था 100 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। तो ये आ जाएगा 10⁻³ ग्राम अपॉन 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा वो आएगा 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया, तो ये आपको समझ में आ गया कि डेंसिटी का यूनिट कन्वर्जन कैसे करना है। ये बिल्कुल वैसे ही है जब कभी हम क्लास 10th में पढ़ते थे। क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो स्पीड की यूनिट होती थी किलोमीटर पर आवर, उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते थे। कुछ ऐसे ही यहाँ पे भी किया गया है, और आगे भी, मतलब जहाँ जहाँ अलग अलग, जिसमें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों यूनिट्स चेंज हो जाती हैं, तो उनमें हमें दोनों को चेंज करना होता है, और कुछ इस तरीके से करना होता है जैसे मैंने आपको बताया। सो अब डेंसिटी की बात कर ही रहे हैं तो डेंसिटी के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। बताइए आपकी डे टू डे लाइफ में कोई ऐसा लिक्विड आपने सुना हो या पढ़ा हो उसके बारे में जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मैक्सिमम डेंसिटी वाला लिक्विड। तो आप लोग बताओगे, जल्दी से लिखिए चैट बॉक्स में अगर आपको पता है तो। लिक्विड दैट हैज मैक्सिमम डेंसिटी, उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो मैं बता देता हूँ आपको, दैट इज
मरकरी, ठीक है, हम इससे मरकरी थर्मोमीटर में होता है, ठीक। तो मरकरी जो होता है इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, शायद डेंसिटी इसकी 13.6, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट इतना ही होती है शायद, 13.6 ग्राम पर ml के बराबर होती है, ठीक है जी। तो मैक्सिमम डेंसिटी वाला जो लिक्विड होता है वो मरकरी होता है। डेंसिटी ज़्यादा होने से मतलब क्या होता है कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा हैवी है। तो अगर आपको कोई बोले कि एक मग, ठीक है, बड़ा मग या कोई कप है उसे मरकरी से भरा हुआ है, उसे उठा के रखो, ठीक है, लंबे टाइम के लिए, तो अब नहीं उठा पाओगे क्योंकि वो बहुत भारी होगा इन कंपैरिजन टू वाटर, ठीक है। ओके, नाउ अब डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम जो होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, तो इसीलिए उसे उसी टेम्परेचर पे मेज़र किया जाता है, यहाँ ज़्यादातर लिखा जाता है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, कितनी होती है भाई, आप लोगों को पता है तो आप बताइए, आपको पता होना चाहिए वैसे तो। इट इज़ इक्वल टू 1000 kg/m³, 1000 kg/m³ के बराबर होती है। यहाँ अगर दूसरी यूनिट्स में बात करें तो ये 1 ग्राम/ml के बराबर होती है। तो वाटर की डेंसिटी आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज केमिस्ट्री में हम बहुत जगह इसे यूज़ करेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। 1 ग्राम/ml का मतलब क्या हुआ, देखो, डेंसिटी 1 ग्राम/ml का मतलब डेंसिटी 1, तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर डेंसिटी 1 हो गई, अगर डेंसिटी 1 हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम और मास जो होंगे वो बराबर हो जाएंगे, ठीक है, मास और वॉल्यूम क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 1 ग्राम/ml का मतलब क्या होता है, 1 ग्राम/ml का मतलब होता है कि 1 ml वाटर जो होगा, 1 ml वाटर जो होगा, वन, उसका जो मास होगा वो 1 ग्राम ही होगा, बराबर ही होगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये हमने पढ़ लिया डेंसिटी के बारे में। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ वैसे मैं आपको। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि जो गोल्ड की डेंसिटी होती है, गोल्ड, गोल्ड ऑर्नामेंट्स जिसके बनते हैं वो तो पता ही है, ठीक है। तो गोल्ड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं ना, वो कि विलन जो होता है वो, उसके पास एक बड़ा सा सूटकेस होता है, उसमें बहुत सारे गोल्ड बिस्किट्स पड़े होते हैं, और उसे उठा के लेके जाता है एंड वट जो भी स्मगलिंग वगैरह कुछ भी करता है, बट वो दिखाने के लिए है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। गोल्ड की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो काफ़ी हैवी होता है, तो एक भरा सूटकेस जो कि गोल्ड बिस्किट से भरा भरा हो, उसे उठाना मुश्किल है। तो जो सिनेमा हमें दिखाता है दैट वाज रॉन्ग। तो केमिस्ट्री की भाषा में, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग या साइंस के अकॉर्डिंग वो गलत है भाई, ठीक है। तो ये सारी चर्चा हम कर लिए। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेम्परेचर होता क्या है असल में, क्या चीज़ हमें बताता है, टेम्परेचर क्या होता है, हॉटनेस का मीज़र होता है, ठीक है। अगर कोई भी दो बॉडीज़ हैं, अगर उनका टेम्परेचर हमें बता रखा है तो हम बता सकते हैं कि किस में ज़्यादा हॉटनेस है और किस में कम हॉटनेस है, ठीक है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हॉटनेस ज़्यादा होगी। तो टेम्परेचर क्या होता है, इट इज़ द मीज़र ऑफ, इट इज़ द मीज़र ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस की डिग्री को बताता है टेम्परेचर। तो ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। हम टेम्परेचर को 3 स्केल में मीज़र करते हैं, 3 स्केल्स पे मीज़र करते हैं टेम्परेचर मीज़रमेंट। हम 3 स्केल पे मीज़र करते हैं इसे, वो क्या क्या होते हैं तो वो भी बता देता हूँ। तो फर्स्ट वन इज़ डिग्री सेल्सियस स्केल, या सेल्सियस स्केल बोलते हैं इसे, और दूसरा है, फ़ारेनहाइट में डिग्री शायद इधर लिखा जाता है,
जो भी है उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फ़ारेनहाइट scale, and the third is Kelvin scale. और हमने पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की, जब हमने एसआई यूनिट पढ़ी थी, तो हमें पता है टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन होती है। तो ये एसआई यूनिट है इसकी, तो ज़्यादातर मोस्टली हम टेम्परेचर को केल्विन स्केल पे ही मेज़र करते हैं, ठीक है। और हमेशा जहाँ भी हम केमिस्ट्री में जहाँ जहाँ फार्मूले यूज़ करेंगे तो टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में ही रखा जाएगा उसमें, ओके। तो क्या होता है, और ये अलग अलग स्केल पे जब टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है, बट इनमें रिलेशन भी होता है। अलग अलग स्केल पे अगर टेम्परेचर है तो उनके बीच में क्या होता है, रिलेशन भी होता है। तो वो मैं लिखवा देता हूँ आपको। अगर टेम्परेचर हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में दे रखा है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में दे रखा है और डिग्री सेल्सियस में हमें निकालना है, तो उनके लिए रिलेशन ये होता है, हमें इस रिलेशन का यूज़ करना होगा। टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट विल बी इक्वल टू टेम्परेचर 9/5, sorry, okay, this is some problem with the pen. हाँ ठीक है भाई, वो बटन इसका प्रेस हो जाता है तो वो ऐसा करने लगता है, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। तो चलिए, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट को अगर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, या टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो इस रिलेशन का यूज़ करेंगे। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है हमारी केमिस्ट्री में, तो हम फ़ारेनहाइट की बात ही नहीं करते हैं कभी, बहुत कम करते हैं। तो बट फिर भी आप लोग याद रख लोगे, ठीक है। इसे याद रखना है इस रिलेशन को। एक और होता है केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल का रिलेशन। तो अगर हमें टेम्परेचर इन केल्विन में निकालना है और टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो हम इस रिलेशन का यूज़ करेंगे। तो टेम्परेचर इन केल्विन विल बी इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ठीक है। 0.15 ना लिख के कई लोग 273 लिखते हैं, देन इट विल बी ओके, ओके कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट ना लिखना हो कभी तो 273 भी लिख सकते हैं, इसे भी आप लोग याद रखोगे, ठीक है। और आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, यही हमें पढ़ना था। जैसे मान लीजिए डिग्री सेल्सियस में अगर कोई टेम्परेचर दे रखा है और उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप उसमें क्या कर देंगे, 273.15 को ऐड कर देंगे। तो सो दैट्स ऑल अबाउट दैट दिस क्लास। अगर आपको कोई डाउट है तो आप जल्दी से लिखिए चैट बॉक्स में, हमारी क्लास ओवर होने वाली है, ओके। अगर डाउट होगा तो आप लोग लिखेंगे। सो दैट्स इट।